वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसी क्रम में आज जो है 67 बीपीएससी री एग्जाम जो हुआ था ना 30 सितंबर को, तो उसी के जो है साइंस का पेपर लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पेपर हम डिस्कस करेंगे। जो कि साइंस में फिक्स है बीपीएससी में कि 30 क्वेश्चंस हर एक पेपर में आ रहा है, तो 30 क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है ना। तो आज हम डिस्कस करते हैं 67 जो री एग्जाम हुआ था 30 सितंबर का, उसको हम एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसको क्विकली डिस्कस करके क्विकली इसको रिवाइज करने के लिए आप तेजी से इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या था, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं, बचपन वगैरह में देखते थे कि मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको हमको बड़ा करके देखना होता था किसी वस्तु को, तो उसमें क्या उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग यूज करते थे, ये यूज होता था। ठीक है, मतलब आप अगर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल या तो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में जनरली आपको देखने को मिला होगा, प्राइमरी स्कूल में तो नहीं मिलता है, तो लैब वगैरह है तो वहाँ पे आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो उसमें जनरली क्या होता है, ऐसे भी लोग रखते हैं, तो वो क्या होता है उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में, देखिए व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास, तो दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर होगा, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक, ये इसका नाम है, अनुचुंबकीय या समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो इसका इंग्लिश वर्जन है कि पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू किसके द्वारा। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है हमसे कि जो पैरामैग्नेटिज्म कैरेक्टर जो है मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिज्म के अंतर्गत आता है ये पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म एंड, ठीक है, एंटी मैग्नेटिज्म का कैरेक्टर। तो ये तीन तरह का कैरेक्टर पाया जाता है इसमें, मेटल के अंदर ये कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया, मेटल नॉन मेटल का ये कैरेक्टर होता है। तो इसमें क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है ना कि जो वस्तु को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में लाएं तो वो तेजी से आवर्धित होता है, मतलब क्या कि उसमें जो है मैग्नेटिज्म तेजी से होता है और ज्यादा देर तक परमानेंट रहता है। लाइक देखिए इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है लोहा, ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक कहने का मतलब कि इसको चुंबकत्व के रूप में, इसको चुंबक के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप लोग जानते हैं कि आयरन है, स्टील है, निकेल है, कोबाल्ट है, ये सब का जो है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको जो है हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मैग्नेट के रूप में। ठीक है, टेम्पररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये पैरामैग्नेटिज्म का जो टर्म है वो क्या होता है ना कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र में जब हम इसको ले जाते हैं तो इस पे जो चुंबकत्व का गुण आता है वो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम आता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज्यादा आता है, वो चुंबक के रूप में कन्वर्ट भी होता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है अनुचुंबकीय जो मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत कम आता है। अब उसका एग्जांपल क्या है आपको, प्लैटिनम। ठीक है, उसका एग्जांपल है प्लैटिनम, उसका एग्जांपल है क्रोमियम, उसका एग्जांपल है सोडियम। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो है आप पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म, इस तीनों का जो है ना आप कुछ एग्जांपल्स याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी ये सब जगह से अक्सर है क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसको याद रखेंगे चार्ट बना के। देन देखिए हम आपको दो तीन एग्जांपल दे देते हैं हर एक का। जैसे देखिए हम बात करें पैरामैग्नेटिज्म की। ठीक है, जिसको कहा जाता है अनुचुंबकीय। ठीक है, अनुचुंबकीय क्या होता है इसका नाम, अनुचुंबकीय। इसमें क्या होता है कि जो चुंबकत्व का गुण होता है बहुत हल्का। ठीक है,
तो इसका एग्जांपल क्या है? तो इसका एग्जांपल अभी देखिए, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था उसमें क्या था? प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम। और इसका एग्जांपल होता है क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है। और इसका एग्जांपल होता है सोडियम, सोडियम जानते हैं, जो नमक बनाया जाता है जिससे, है ना। तो सोडियम Na होता है उसका फॉर्मूला, क्या होता है? सोडियम। ये है कुछ पैरामैग्नेटिक, ठीक है। उसी तरह से आप फेरोमैग्नेटिक की बात करें अगर, फेरोमैग्नेटिक, तो इसमें क्या होता है? चुंबकत्व का गुण बहुत ज्यादा आता है, ये इसको हम चुंबक के रूप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। लाइक इसका एग्जांपल क्या है आपके पास? इसका एग्जांपल है आयरन, मींस लोहा, ठीक है। ये है निकेल, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जांपल है आपको कोबाल्ट, ठीक है। और उसके बाद एक आता है डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का क्या कैरेक्टर होता है ना, कि जैसे अगर हम डायामैग्नेटिक जो सब्सटेंस है उसको अगर हम चुंबक के पास ले जाएंगे, तो चुंबक में जानते होंगे आप लोग कि जैसे इस तरह से होता है ना, ये अगर मान लीजिए हमारा वार मैग्नेट है, ठीक है, चुंबक है, तो एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, ठीक है। तो अगर हम कोई भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को यहाँ ले जाएंगे, तो जैसे इधर ये साउथ है तो ये यहाँ पे नॉर्थ, मतलब एंटी मैग्नेटिज्म शो करता है इसका, ठीक है। इसका पोलैरिटी जो है चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा तो यहाँ साउथ पोल आएगा, तो इस तरह से इसका एंटी मैग्नेटिज्म शो करता है उस फील्ड में जब हम ले जाते हैं। तो इसको अगर हम इसको यहाँ से कन्वर्ट यहाँ ले आए, तो यहाँ पे जो है इसका साउथ पोल होगा, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस है डायामैग्नेटिज्म है। इसका एग्जांपल क्या है? तो इसका एग्जांपल आपको है सिल्वर, लाइक चांदी, गोल्ड, ठीक है, सोना, उसके बाद डायमंड, उसके बाद NaCl मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये सारा डायमैग्नेटिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। ये एंटी मैग्नेटिज्म शो करता है, ठीक है। नाउ देखते हैं हम अगला सवाल पे चले। यहाँ पे हमारा एग्जांपल क्या हो गया? तो यहाँ एग्जांपल हो गया प्लैटिनम, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे हमारा ये लोहा है, तो ये क्या है? फेरोमैग्नेटिज्म है, फेरोमैग्नेटिक है। उसके साथ ही साथ निकेल भी क्या है? तो ये फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? ठीक है, ये तो सब लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। न्यूक्लियस के अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो न्यूक्लियस मान लीजिए कि ये कोई एलिमेंट है, इसका ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? नाइट्रोजन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, और आउटर ऑर्बिट पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो हमसे पूछा गया क्या है कि मूल कण, नाभिक में मूल कण, ठीक है। नाभिक मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या क्या है हमारे पास? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, है ना। ये सब लोग जानते हैं, आसान क्वेश्चन है, बट बीपीएससी इसको बहुत ही रिपीटेड हर बार पूछता है, रिपीटेडली पूछते रहता है, ठीक है। तो आपको जो है इसको याद रखना है, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट ही है। नाउ देखें, जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं क्या? The metallurgical process in which a metal is obtained in a fused state is called, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि मेटलर्जी में, जैसे मेटलर्जी प्रोसेस क्या कहलाता है ना, कि जिसमें हम और जो होता है ना प्राप्त, माइनिंग से और जो प्राप्त होता है, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिले होते हैं, और उसको क्या कहते हैं कि अलग अलग प्रोसेस के द्वारा हम लोग सेपरेट करते हैं। तो उसी में क्या होता है कि कुछ मेटलर्जिक में प्रोसेस में क्या करते हैं कि इम्प्यूरिटीज को पहले मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद फिर उसको हीट करके और उससे फिर निकाला जाता है। तो ये प्रोसेस जो है ना, इसमें क्या है कि फ्यूज्ड स्टेट को
ये जो कह रहा है ना कि मिश्रित अवस्था जो हम बनाते हैं, ठीक है, मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, तो ये जो स्टेट होता है ये किसमें होता है, स्मेल्टिंग में होता है, मतलब इसका हिंदी है प्रगलन। इसमें क्या करते हैं कि हम आयरन वगैरह को, कॉपर वगैरह को इम्प्योरिटीज मिला करके उसको मिक्स करके और फिर जो है स्मेल्टिंग, ये मतलब फार्नेस होता है, ठीक है, हीट करके और उसको फिर अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग मेटल को निकाला जाता है, जो कि मेल्टिंग पॉइंट हर एक मेटल्स का अलग अलग होता है। तो जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट उसका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट पे वो पहुंचेगा जहाँ, तो उस क्रम में जो है वो मेटल ऑब्टेंड होगा। ये क्या होता है, स्मेल्टिंग, ठीक है। स्मेल्टिंग को हिंदी में कहते हैं प्रगलन, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर हो गया स्मेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल चार्ट बना करके। यहाँ पे जिस हिसाब से पीतल पूछा गया है, जस्ता, फिर उसके बाद कांसा, ये सब पूछा जाता है, फिर उसके बाद गन पाउडर, तो ये सब में क्या क्या मिक्स होता है ना, कुछ आपको एक चार्ट बना करके 5-6 जो है एग्जाम्पल, इसको आपको रट जाना है, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है पीतल, ठीक है, तो पीतल क्या होता है, तांबा और जस्ता का मिक्सचर होता है, जिंक और कॉपर का, तो ये आपको याद रखना है और एक लिस्ट बना लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें कि अनबुझा चूना, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम, ये बिल्कुल याद रखिएगा। जैसे ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड है, तो अनबुझा चूना किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा, ठीक है, यहाँ बीच में थोड़ा सा एरर हो गया है, ठीक है, कौन सा परिवर्तन होता है, इसको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सा परिवर्तन होता है, ठीक है, अगर आप साइंस पढ़े हैं उसमें देखे होंगे तो आपने पाया होगा कि वहां पे जो आपको मिला होगा ना आंसर, वो ये मिला होगा कि पहले उसका वजन बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। बट बीपीएससी ने इसको माना है कि यह लंबे समय तक बढ़ता है, और उसका एग्जांपल और स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि जंग लगने का मतलब क्या होता है कि आयरन के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑक्सीजन का एयर के प्रेजेंस, मतलब ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन वाटर वेपर वगैरह के प्रेजेंस में जो एयर है, तो एयर में ही ऑक्सीजन ऑक्साइड बनता है। जंग लगने का मतलब क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड बनना, ठीक है। तो यहाँ फेरस, जैसे लोहा है तो फेरस होता है ना इसका केमिकल नेम, तो फेरस ऑक्साइड बनता है। तो फेरस ऑक्साइड, तो उसका कहना है कि जब ऑक्साइड जो है कंटिन्यूअसली उसमें ऐड होते जाता है, हमने ये तो नहीं लिखा है ना इसमें कि ठीक है एक बार जंग लगने के बाद से उसका वॉल्यूम बढ़ा फिर वो रस्ट जो है नीचे चला आया तो उसका वजन घट जाएगा, ऐसा कुछ मेंशन इसमें नहीं है। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, बीपीएससी इस बेस पे इसको कंसीडर किया है कि ये जो है लंबे समय तक इसका वजन बढ़ता रहता है, ठीक है। तो आप अभी अकॉर्डिंग टू बीपीएससी इसी को मानेंगे कि इसका जो वजन है वो लंबे समय तक बढ़ता रहता है, ठीक है। ये लाइक देखिए इंग्लिश में क्या है कि इंक्रीज फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग देखिए इसमें क्या है कि जो प्लैटिनम है इसको हम लोग क्या मानते हैं, व्हाइट गोल्ड, ठीक है, व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। तो इसी बेस पे हम लोग इसको कंसीडर करते हैं कि ये व्हाइट मेटल है, ठीक है। इसके साथ साथ बीपीएससी ने प्लैटिनम, ठीक है, पैलेडियम को माना है कि ये जो है, जैसे ये जो होता है ना प्लैटिनम, ये होता है पर्ल व्हाइट, इसका जो होता है पर्ल व्हाइट, मतलब ये मोती की तरह चमकता है, मोती की तरह उजला होता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये सिल्वर व्हाइट होता है। तो इसीलिए जो है बीपीएससी ने इसका आंसर जो है ई लिया है और इस दोनों को वो सही माना है, ठीक है। और चूंकि यहाँ मेटल लिखा हुआ है हमसे ये नहीं पूछा गया व्हाइट गोल्ड, अगर व्हाइट गोल्ड होता तो प्लैटिनम होता, सिंपल सा एग्जाम आंसर होता। बट श्वेत धातु पूछा है तो ये दोनों सही होगा, ये सिल्वर व्हाइट होता है और ये पर्ल व्हाइट होता है, ठीक है, मोतियों की तरह चमकता है और ये चांदी की तरह, दोनों का कलर जो होता है व्हाइट होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ई होगा, ठीक है।
ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए इस क्वेश्चन को, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में, उत्कृष्ट धातुओं क्या होता है, इसका देखिए इंग्लिश वर्जन क्या है, नोबेल मेटल्स, है ना, नोबेल मेटल्स। तो नोबेल मेटल्स किसको कहते हैं, नोबेल मेटल वो मेटल होता है जिसपे कि आपको जो नेचुरल जनरल जो कंडीशंस है, जैसे कि हवा है, दबाव दाब का है, या तो ह्यूमिडिटी है, उसका कोई जनरल इफेक्ट नहीं पड़ता है। लाइक हम एग्जांपल लें तो उसमें गोल्ड, ठीक है, गोल्ड का एग्जांपल है जिससे कि हम लोग क्या है आभूषण बनता है। सिल्वर का एग्जांपल लें तो ये सब क्या होता है ना, ये सब जो है उत्कृष्ट धातुएं हैं, ठीक है। इस पे क्या होता है कि जनरल कंडीशन में जैसे हवा में जैसे नमी है, जलवाष्प वगैरह है, तो इसका ये डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पे नहीं पड़ता है जब तक कि हम इसको किसी केमिकल में ना डालें, या तो एसिडिक कल्चर में ना डालें या बेसिक कल्चर में, तो इस पे कोई, और वो भी अगर स्लाइट एसिडिक होगा कल्चर मीडियम, तो उस पे भी इस पे कोई असर विशेष नहीं पड़ेगा गोल्ड पे या तो सिल्वर पे, ठीक है। तो इसीलिए इन धातुओं को कहा जाता है उत्कृष्ट धातुएं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उत्कृष्ट धातुओं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, तो ये सही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका ऑप्शन क्या है कि यूरेनियम और सीसा, ठीक है, यूरेनियम और सीसा ये उत्कृष्ट धातुएं हैं। तो ये दोनों उत्कृष्ट धातु, ये देखिए एक्स्ट्रा लिखा गया है इसमें, उपरोक्त कथन जो, हाँ इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा यह से सही है या है, मतलब ये दोनों जो कथन दिया गया है, इसको नीचे होना चाहिए था, इसके साथ नहीं यहाँ से होना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो दोनों कथन दिया गया है, तो देखिए इसमें दिया गया ना कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। तो गोल्ड वगैरह जो हमको मिलता है शुद्ध रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। गोल्ड किसी के साथ कंबाइंड रूप में प्राप्त नहीं रहता है, लेकिन हम इसको एक्सट्रैक्ट करके अलग शुद्ध रूप में रख सकते हैं, इसमें हमको किसी तरह का केमिकल बॉन्डिंग करवा के रखने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो ठीक है। तो ये प्रकृति में क्या है कि शुद्ध रूप में ये पाया जाएगा। और यूरेनियम और सीसा ये दोनों जो है ये उत्कृष्ट धातुएं नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है सिर्फ पहला, ये पहला है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति, ये सही होगा और ये गलत होगा। तो ऑप्शन देखिए, ये हमारे पास क्या है, पहला सिर्फ केवल, तो ये डी ऑप्शन में क्या है केवल एक सही, बाकी इसमें दोनों दिया, यहाँ दिया ना कि कौन सा कथन सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या डी ऑप्शन सही होगा, केवल एक सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए दूसरा, निम्न कथनों पे विचार कीजिए। कथन हमारे पास क्या क्या है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है, हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो जल में जब हम किसी भी तरह का कोई भी अगर हमारे पास लिक्विड है और उसमें अगर हम कुछ ऐड करते हैं, लाइक कोई इम्प्योरिटीज हो गया, तो क्या होता है कि उस कंडीशन में उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। ये जनरल कंडीशन है, कुछ कुछ एक्सेप्शन है, बट ये जनरल कंडीशन ये है कि कोई भी अगर लिक्विड है उसमें अगर कुछ भी हम इम्प्योरिटीज मिलाएंगे, कुछ भी उसमें ऐड करेंगे, तो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शुद्ध जल में जब नमक को मिला रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि जल का जो है हिमांक घट जाता है। तो एक नमक का क्वालिटी है कि नमक को अगर हम किसी भी लिक्विड में मिलाएंगे तो उसका जो है ना वो फ्रीजिंग पॉइंट को और घटा देता है। और इसीलिए देखे होंगे आप लोग कि जो आइसक्रीम बेचने वाला ठेला होता है ना छोटा सा, तो उसके चारों तरफ जो दीवार होता है ना, वो दीवार नमक का बनाया जाता है, नमक को बीच में रख करके और उसके बाद जो है फोम रख के, क्योंकि उससे क्या होता है टेम्परेचर बहुत ही डाउन रहता है उसका, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये सही है कि नमक में मिलाने से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट इसका घट जाएगा। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि जब जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ठीक है। किसी भी तरह का अल्कोहल अगर हम डालते हैं तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है घट जाता है, ठीक है। तो ये अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट भी आपका सही होगा। ये सब बिल्कुल, अगर आपको देखिए इसके टेक्निकल पार्ट्स में अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ये सब क्वेश्चन रिपीट्स होता है, आप इससे एज यूजुअल याद करें, रिपीटेडली इसको बनाएं तो आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हमसे सही पूछा है तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? ठीक है, प्रमुख पूछा है। देखिए इसको याद रखेंगे आपने, ये यहाँ पे एक टर्म लगा दिया प्रमुख। अदरवाइज अगर बायोगैस के अवयव की बात करेगा तो अवयव में देखिए सबसे पहले सबसे ज्यादा क्या होता है? मीथेन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मीथेन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसमें? मीथेन के बाद CO2 होता है। ठीक है, बायोगैस में मीथेन का जो परसेंटेज होता है ना 50 to 70% तक मीथेन पाया जाता है बायोगैस में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है 30 to 50% ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें। ठीक है, और बाकी जो होता है ना अलग अलग, जैसे लाइक हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कि ये सब ट्रेसेस में होता है, कम होता है, कोई 5% कोई 10%। मेन जो कंस्टिट्यूएंट है वो है मीथेन, और उसके बाद क्या है बायोगैस में? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, हमसे पूछा है बायोगैस का प्रमुख अवयव, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग, चमकदार, ठीक है, बहुत ही ब्राइट रेड लाइट निकलता है पटाखा जो देखे होंगे छूटते हुए, उसमें उसके साथ साथ हरा में निकलता है, कुछ और कलर भी है। तो ये सब क्या होता है कि जो केमिकल यूज किया जाता है इसमें, उसके कारण होता है। तो जो सुर्ख लाल कलर है, चमकदार लाल रंग है, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्सियम के कारण होता है। ये कुछ जो है ना आपको याद रखना है। ठीक है, लाइक ये अभी जैसे देखिए इसको याद रखिएगा कि चमकदार लाल रंग जो है वो किससे होता है? तो स्ट्रॉन्सियम से होता है। ठीक है, और अगर हम हरे रंग की बात करें, ठीक है, तो हरा रंग जो आता है वो किससे आता है? हरे रंग की बात करें तो हरा रंग आता है बेरियम नाइट्रेट से। ठीक है, बेरियम नाइट्रेट। नाइट्रेट से। ठीक है, उसी की तरह देखे होंगे आप लोग सोडियम लैंप का नाम जानते होंगे, जो स्ट्रीट लाइट में पहले यूज होता था। अब तो ये आ गया ना, LED लाइट आ गया, इस कारण से बहुत कम जगह यूज हो रहा है। तो पहले क्या होता था? सोडियम लैंप यूज होता था, सोडियम लैंप। तो सोडियम क्या? सोडियम उसमें होता था, और इसका कलर क्या होता था? येलो कलर। तो पटाखा वगैरह में भी जो है ना सोडियम का यूज होता है येलो कलर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये दो तीन आप याद रखिएगा। जैसे देखिए सोडियम यहाँ पे है ना, आपके पास एक ऑप्शन था सोडियम का, तो सोडियम क्या होता है? येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लवणता युक्त, ठीक है, लवणता मतलब सलाइन, नमक युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? वैसे पौधे जो नमक युक्त वातावरण में, जहाँ पे नमक हो, सलाइन वाटर हो, सलाइन सॉइल हो, उसमें भी वह आराम से अपने आप को ग्रो कर ले, तो ऐसे प्लांट को क्या कहा जाता है? देखिए आपको यहाँ हिंदी में क्या है ना, बहुत ही इजी आपका आंसर हो गया कि लवन मृदोभिज। ये भिज जो होता है ना, इसका मतलब होता है प्लांट, पादप। ठीक है, फाइट्स, देखिए इसका इंग्लिश होता है फाइट्स। फाइट्स मतलब प्लांट्स। ठीक है, और फाइट्स क्या? हेलो, हेलो मतलब होता है सेलाइन वाटर, सेलाइन। हेलो मींस सेलाइन, सेलाइन का मतलब नमकीन। तो हेलोफाइट्स का मतलब हो गया कि वैसा प्लांट्स जो सेलाइन इन्वायरमेंट में, लाइक सेलाइन सॉइल हो या सेलाइन वाटर हो, उसमें वो ग्रो करेगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए जीरोफाइट्स। जीरो मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पानी का शून्यता हो, बहुत ही कम हो, लाइक मरुस्थल। तो मरुस्थल में क्या होगा? देखिए है ना यहाँ पे मरुद, मरुद मतलब होता है मरुस्थल, तो मरुद भी। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है? मीसोफाइट्स। मीसोफाइट्स जो हम लोग जनरल कंडीशन में, जहां मान लीजिए हम पटना में रह रहे हैं, तो पटना में जो प्लांट्स ग्रो हो रहा है वो मीसोफिटिक प्लांट्स है। मतलब क्या? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो जनरल कॉमन जो इन्वायरमेंट है, जो हर जगह प्रेजेंट है इन्वायरमेंट, लाइक उसमें हम सेलाइन को इंक्लूड ना करें। फिर आपको हाइड्रोफाइट्स जो होता है ना, हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है कि पानी में जो हम पौधे उगाते हैं, हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, उसी तरह से एक होता है हाइड्रोपोनिक्स। उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है कि हम जो खेती करते हैं, एक्चुअली वो पोनिक्स हो गया वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो हाइड्रोपोनिक्स मतलब जो हम पानी में खेती करते हैं। उसी तरह से एक टर्म आता है एरोपोनिक्स, मतलब एयर में खेती। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होता है ना जो कि एयर से डायरेक्ट मॉइस्चर को अपने तरफ कैप्चर करता है, हाइड्रोस्कोपिक प्लांट होता है वो। मतलब कि वो जो भी मॉइस्चर है इन्वायरमेंट का, उसको वो अपने तरफ अट्रैक्ट करके और उससे वो एनर्जी, उससे वो
वाटर न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो उसको कंज्यूम करके उससे अपना जो उसका जरूरत है उसको पूर्ति करता है। ठीक है, तो इसी तरह से एयरोपोनिक्स हो गया, हाइड्रोपोनिक्स हो गया। तो कुछ कुछ जो टर्म है ना ये प्लांट से रिलेटेड, ये बीपीएससी का हॉट है, तो आप इसको जो है बिल्कुल याद कर लीजिएगा ये सब चीजों को। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इसमें हमारे पास क्या होगा, लवण से युक्त, तो इसका हो जाएगा लवण मृदोद्भिद, है ना, लवण युक्त, लाइक हेलोफाइट्स। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक जानते हैं, फंगई, है ना। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है ना कि पैरासिटिक प्लांट के रूप में होता है, दूसरे पे निर्भर रहता है अपने फूड के लिए। तो फूड के लिए जब दूसरे पे निर्भर प्लांट है तो इसका मतलब क्या है, फूड बनाने के लिए प्लांट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, है ना। अब क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट जो है अपना भोजन सनलाइट के प्रेजेंस में खुद बनाता है और वो प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाता है। तो ये प्लांट्स क्या है कि इसमें जो है क्लोरोफिल का कमी होता है, तो क्या नहीं पाया जाता है। तो क्या होगा, हिंदी इसका होता है पर्णहरित और इंग्लिश क्लोरोफिल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पर्णहरित और क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परागन को सुपरिभाषा, परागन की सुपरिभाषा है। ठीक है, परागन मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट है। ठीक है, ऐसे तो प्लांट में क्या होता है कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, अलग अलग फ्लावर होता है। ठीक है, मान लीजिए दो फ्लावर हमारे पास है, एक मान लीजिए ये मेल फ्लावर है और एक ये जो है वो फीमेल फ्लावर है, और ये फ्लावर का पार्ट है, फ्लावर को मान लीजिए कि बड़ा सा होगा ना, इस तरह से ये पार्ट है। तो क्या होता है कि मेल फ्लावर से जो है ना एंथर, ये एंथर से क्या होता है, पराग जो होता है ना वो जाकर के और फीमेल फ्लावर में टच करता है, उस पे जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि फीमेल फ्लावर फर्टिलाइज होकर के और फिर यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होता है और सीड से फिर वो फ्रूट्स बनता है ना। तो परागन जो है वो क्या है कि देखिए इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए परागकण का, परागकण हुआ, पराग केसर से क्लोम छिद्र, क्लोम छिद्र क्या हुआ, स्टिग्मा। आपको हिंदी में इंग्लिश में देखिए समझ में आएगा कि पोलन ग्रेन जो है उसका एंथर से स्टिग्मा पे जाना। एंथर क्या है, ये मेल फ्लावर का पार्ट है। ठीक है, मेल फ्लावर का पार्ट है एंथर, और स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट है। स्टिग्मा जो है डायरेक्ट ओवरी से कनेक्ट होता है, और यहीं पे क्या होता है, एंथर से जो पोलन ग्रेन निकलता है वो स्टिग्मा पे जाता है, और स्टिग्मा से डायरेक्ट वो ओवरी के पास जाता है, और ओवरी में फर्टिलाइज करके और सीड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना। बिल्कुल आपको ये टर्म जो है ये याद करना आसान है आपके लिए, और अगर आप हिंदी में समझते हैं तो इसको देखिए कि परागकण होता है पोलन ग्रेन का, पराग केसर मतलब एंथर से क्लोम छिद्र स्टिग्मा तक स्थानांतरित होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए पौधे क्या, पानी और मिनरल, जो भी मिनरल उनको लेना होता है वो सब वो क्या सॉइल से लेते हैं, सनलाइट और इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से क्या, वो कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सबको मिलके उनको भोजन बनाना होता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, पोषक तत्व के बारे में पूछा जा रहा है। तो पोषक तत्व क्या, वाटर और मिनरल्स दोनों जो है हम सॉइल से लेते हैं, मतलब मृदा से प्लांट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मृदा, सॉइल। सॉइल से क्या है, ये अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। मेनली लिखा हुआ है इसलिए कि अगर हम जैसे कैप्चर करते हैं ना, कुछ प्लांट्स के बारे में बता रहे थे ना कि हाइग्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं, तो वो कुछ पार्ट जो है ना एनवायरनमेंट में भी जो मॉइस्चर है, एयर वेपर जो जिसको कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं, तो उसको भी कैप्चर करता है। तो जलवाष्प में भी कुछ धूल कण के साथ जो है ना कुछ आपका मिनरल्स वगैरह हो तो वो भी वो ट्रैप करते हैं, वो उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मेनली टर्म का यूज किया गया है, कुछ इन्वायरमेंट से भी, एटमॉस्फेयर से भी लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए कुछ एग्जांपल जिसको आपको याद रखना है, लाइक पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च और साइप्रस। ये जो है ना सब प्लांट्स का नाम है।
और ये मेनली जो है लकड़ी उत्पादन में, लकड़ी उत्पादन इससे होता है, देखिए है ना लिखा हुआ, आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? एक्चुअली पूछ रहा है कि किस, जिसे देखिए ये जो टर्म है ना, ये क्या है कि एक डिवीजन है प्लांट का। प्लांट किंगडम जानते होंगे आप लोग, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। तो फिर प्लांट किंगडम में क्या होता है कि आवृत बीजी और अनावृत बीजी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म का फिर दो पार्ट होता है, एक होता है एक बीजपत्री, जिसको कहते हैं मोनोकॉटिलिडन, और द्विबीजपत्री, इसको कहते हैं डाइकॉटिलिडन। जैसे कि चना आप लोग देखे होंगे, वो क्या है, डाइकॉटिलिडन है। लेकिन गेहूं को आप देखिएगा तो गेहूं को दो भाग में आप नहीं अलग कर सकते हैं, बीच में ग्रुप जरूर होता है लेकिन वो दो भाग में नहीं होता है, एक ही होता है। लेकिन चना को जब आप खोलते हैं उसके कवर को, तो वो दो भाग में बढ़ता है। तो ये हो गया द्विबीजपत्री और वो हो गया एक बीजपत्री। और ये दोनों जो क्या है, आवृत बीजी। आवृत बीजी का मतलब क्या होगा ना कि वैसा बीज जो बाहर से ढका हुआ, तो बाहर से किससे ढका होगा, तो वो फल से होगा, फ्रूट से ढका हुआ होगा। तो एंजियोस्पर्म जो होता है वो फ्रूट बेयरिंग प्लांट होता है, मतलब जिसके पास फ्रूट होता है। और ये जो है ना जिम्नोस्पर्म, लाइक अनावृत बीजी। अनावृत बीजी का मतलब क्या हो गया कि वैसा बीज जो जिसके ऊपर कोई आवरण ना हो, अनावृत बीजी, मतलब वो ढका हुआ नहीं होगा, इसका बीज खुला होगा। तो ये जो सारे जो एग्जांपल्स है ना, ये जो पेड़ के, ये जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल है, लाइक अनावृत बीजी प्लांट के एग्जांपल है। ठीक है, इसको याद रखेंगे बिल्कुल, यूपीएससी ये पूछता है। ये सारे आपको, ये पाइन हो गया, फर हो गया, स्प्रूस, सेडार, लार्च या ठीक है साइप्रस, ये सब किसी एक का भी नाम दे देगा। और ये सब जो है ना बहुत ही मजबूत लकड़ियों के लिए फेमस है, मजबूत लकड़ियां होता है इनका। और ये बेसिकली जो है पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, ठीक है, इंडिया में भी पाया जाता है ये। इसका आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। अगर इंग्लिश में समझते हैं तो जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए ये जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक देखिए यहाँ पे तो कुछ डिजीज के नाम के साथ इसको जोड़ा हुआ है, बट ये विटामिन के साथ उसके नाम की बात, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इससे रिलेटेड आपको लगभग हर जगह चार्ट मिल जाएगा, उसमें आप याद कर लेंगे विटामिन ए का क्या केमिकल नेम है और वो उससे क्या रिलेटेड डिजीज है। लाइक विटामिन ए होता है तो विटामिन ए से उसको रेटिनॉल कहते हैं, और क्या होता है उससे रतौंधी वगैरह जो होता है, रतौंधी बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं। तो उसी तरह से विटामिन बी है, तो विटामिन बी में B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, ठीक है, B12 है। और उसके बाद विटामिन सी हो गया, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। तो ये सारा जो है ना एक तरह से आप चार्ट बना के उसको याद कर लेंगे। यहाँ से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल फिक्स है क्वेश्चन, आप इसको जरूर तैयार करेंगे। इसमें देखिए क्या है, कुछ टीका के बारे में पूछा है, लाइक मलेरिया से, तो इस सही जोड़ा बताना है इसमें आपको कि ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, टीबी। तो टीबी के लिए जो है ना हम लोग बीसीजी का टीका लगता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए गलत दे दिया है, वो उसके साथ उसको कंबाइन कर दिया गया है। टिटनेस के लिए क्या होता है, डीपीटी का टीका लगता है। टिटनेस के लिए क्या होता है, टिटनेस के लिए डीपीटी, जिसको हम लोग कहते हैं डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस, ठीक है, ये तीनों कंबाइंड टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो बीसीजी होता है बेसिकली टीबी के लिए, ये बीसीजी जो है ये टीबी के लिए है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस फुल नेम हो गया, इसको हम लोग टीबी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गया क्योंकि ये जोड़ा सही नहीं है, ठीक है ना। देखिए स्कर्वी, स्कर्वी क्या होता है, विटामिन सी की कमी से होता है ना। और थायमिन क्या है, विटामिन B1 का नाम है ना। तो दोनों, ये भी दोनों पेयर नहीं हुआ, दोनों अलग अलग हो गया। तो हमारे पास बचा गया मलेरिया और क्लोरोक्वीन। तो क्लोरोक्वीन क्या है ना कि ये जो है सिंकोना के छाल से, सिंकोना प्लांट का नाम है, उसके बार्क से, छाल से क्लोरोक्वीन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और इसका यूज होता है मलेरिया के इलाज में, मलेरिया की दवा बनाने में, ठीक है। तो ये सही है, आपके पास ये जोड़ा सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मलेरिया क्लोरोक्वीन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु, ठीक है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु क्या मतलब हुआ, आरबीसी जिस जंतु में नहीं हो, आरबीसी हो रहा रेड ब्लड सेल्स, उसका हिंदी नाम हो गया लाल रक्त कणिका, ठीक है। तो इसमें देखिए
कि कौन सा ऐसा जंतु है जो आपके पास एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन है, केचुआ, सर्प, मेढक, मोर। ठीक है, तो आपने देखा होगा केचुआ को कभी भी ऑब्जर्व किए होंगे तो पाया होगा कि इसके पास जो है ना रेड कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इसको काट भी देंगे, 2-3 पार्ट में डिवाइड भी कर देंगे तो इससे रेड नहीं निकलेगा, लेकिन बाकी सारे में निकलेगा आपको। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है केचुआ में नहीं पाया जाता है। ठीक है, केचुआ में बेसिकली क्या होता है कि लिम्फ होता है, फ्लूइड होता है, व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है, जिसके द्वारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम केचुआ के पास भी है। ठीक है, बेसिकली क्या लाल रक्त कणिका जो है आरबीसी जो है क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, फिर प्लाज्मा, ये सब क्या है ब्लड है ना। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, जिससे कि फूड के साथ साथ CO2 और O2 का क्या संवहन होता है, मतलब सर्कुलेशन होता है। तो ये इसमें केचुआ में पाया जाता है, लेकिन केचुआ में क्या पाया जाता है, तो केचुआ में होता है व्हाइट कलर का लिक्विड होता है। ठीक है, उससे उसका संवहन होता है, उसी से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, गैसेस का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा केचुआ, अर्थवर्म। ठीक है, इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत मतलब क्या, इसके टूटने के बाद अंतिम रूप से, देखिए अंतिम रूप पूछा है, तो कभी भी आपसे कार्बोहाइड्रेट पूछेगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से हमेशा क्या बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है एकदम से, जो हम लोग डायरेक्ट ग्लूकोन डी वगैरह लेते हैं तो क्या वो फिर फर्दर जो है ना उसका ब्रेकेज नहीं होता है, डायरेक्ट हम लोग एसिमिलेट करते हैं, डायरेक्ट हमारा बॉडी जो है उसको शोषित करता है, एनर्जी लेता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट हो या स्टार्च हो, ये सब जो है टूट के लास्टली क्या है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के फॉर्म में आता है। फ्रुक्टोज क्या होता है कि सबसे ज्यादा स्वीट, जिसको कहते हैं ना सबसे मीठा जो है वो फ्रुक्टोज होता है। और फ्रुक्टोज मेनली पाया जाता है फ्रूट्स में जो होता है फ्रुक्टोज पाया जाता है। इसी कारण से फ्रूट जो है पका हुआ फ्रूट्स में मिठास ज्यादा होता है ड्यू टू फ्रुक्टोज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पका हुआ फ्रूट जो होता है ज्यादा मीठा होता है क्यों, तो उसके पीछे रीजन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, अगर दोनों आंसर हो तो आपको फ्रुक्टोज लगाना है। ठीक है, और ये क्या है इसका अंतिम रूप से क्या होगा, तो ये ग्लूकोज होगा। माल्टोज है, ये तो क्या है हायर है, तो कार्बोहाइड्रेट से टूटने के बाद माल्टोज भी बनता है, लेकिन ये क्या है कि हायर बॉडी है। ठीक है, और इससे लास्टली जो बनेगा वो ग्लूकोज बनेगा और फ्रुक्टोज बनेगा। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा। उसी तरह से फैट से, ठीक है, तो फैट से क्या होता है कि अमीनो एसिड्स का, ये फैट से क्या होता है फैटी एसिड बनता है। ठीक है, फैटी एसिड, और प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या होगा अमीनो एसिड बनेगा लास्टली। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अमीनो और देखिए ये प्रोटीन से बनता है। चलिए नेक्स्ट चलिए, देखिए अधिकतर एंजाइम, सारा नहीं पूछा आपसे, अधिकतर एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अगर हार्मोन भी पूछेगा आपसे कि अधिकतर हार्मोन क्या होते हैं, तो वो भी प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। जीके का क्वेश्चन है ना। एडवर्ड जेनर ने चिकन पॉक्स, सबसे पहले कॉपॉक्स जो होता है उसका खोज किया था, और उसके साथ ही साथ इसने चिकन पॉक्स का खोज किया था। तो टीकाकरण का शुरुआत टीकाकरण एडवर्ड जेनर के द्वारा। ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको याद रखना है, एडवर्ड जेनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वॉशिंग मशीन की कार्यकारी सिद्धांत। ठीक है, हमसे पूछा है सिद्धांत, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका कि वॉशिंग मशीन जो होता है, वॉशिंग मशीन क्या होता है, वॉशिंग मशीन में देखे होंगे कि बीच में क्या होता है एक घूमने वाला रोटेटिंग बॉडी लगा हुआ होता है ना। ये एक छोर से एक मतलब कभी एंटी क्लॉकवाइज और कभी क्लॉकवाइज ये घूमता है। तो ये जब घूमता है ना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें दो तरह का फोर्स काम करता है। जैसे मान लीजिए ये रोटेट कर रहा है, तो एक फोर्स जो है आउटवर्ड काम करेगा और एक इनवर्ड काम करेगा। तो यही जो आउटवर्ड फोर्स काम करता है, ये क्या करता है कि डस्ट पार्टिकल को जो है कपड़े से बाहर की ओर निकालता है। ठीक है,
तो ये जो बाहर की ओर फोर्स काम करता है, इस फोर्स को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका नाम है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण मतलब बाहर की ओर, और यही अभिकेंद्रण होगा तो ये हो जाएगा अंदर की ओर। ठीक है, यहाँ जो हमारा आंसर होगा अपकेंद्रण बाहर की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? देखिए, प्रकाश की गति सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होता है, तो वैक्यूम, निर्वात में। ठीक है, वैक्यूम में प्रकाश का गति सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है, ये होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। अब जैसे जैसे मीडियम का डेंसिटी बढ़ते जाएगा, जैसे वैक्यूम क्या है, इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो इसका कोई डेंसिटी नहीं है, जीरो है, शून्य है। पर जैसे जैसे हम मीडियम के डेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता है कि जो प्रकाश का चलने का वेग होगा ना, जो स्पीड होगा, वो धीरे धीरे घटते जाएगा। लेकिन मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर हम ओपेक मीडियम को ले आए तो फिर क्या होगा, लाइट ट्रेवल नहीं करेगा। ओपेक मतलब अपारदर्शी मीडियम। हमेशा लाइट जो है पारदर्शी मीडियम में चलेगा। पारदर्शी मीडियम में हम लाइट को देख सकते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, लेकिन अगर अपारदर्शी हुआ तो नहीं चलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि सारे जो भी हमारे पास मीडियम है, सारे मीडियम क्या है, पारदर्शी मीडियम है ना। तो लेकिन अब डेंसिटी की बात करें तो देखिए, निर्वात के बाद, वैक्यूम के बाद क्या है, वायु होगा, उसके बाद क्या होगा, जल होगा, और देन डेंसिटी सबसे ज्यादा ये चारों में किसका है, तो शीशा, कांच का है। तो कांच का डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, सबसे कम होगा, है ना। तो इसको बस चारों ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर करना है आपको। बिल्कुल ये याद रखना है कि जो निर्वात है इसमें सबसे ज्यादा होता है, और वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, क्या इसका आंसर हो गया, ग्लास या कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बीपीएससी का जो है बिल्कुल हॉट क्वेश्चन, सदिश राशि और अदिश राशि। कभी आपसे ऑप्शंस में 4 अदिश राशि दे दिया और 1 सदिश राशि, आपसे पूछ दिया सदिश राशि कौन है। यहाँ पे आपसे पूछा देखिए सदिश राशि नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास सारा सदिश राशि होगा और 1 नहीं होगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या है। सदिश राशि और अदिश राशि दो होता है। ठीक है, ये फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सदिश, सा मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होना, और दिश का मतलब दिशा। जिस भी राशि में दिशा हो वो सदिश राशि होगा, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ और सिर्फ मात्रा हो, वो क्या होगा, अदिश राशि होगा। उसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, है ना। ये अदिश, आ मतलब नहीं होता है ना, तो बस सिंपल समझना है। शब्दों को आप अलग अलग बांटिए, देखिए उसका अर्थ तुरंत पता चल जाएगा आपको, और उस हिसाब से कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए वेग है, विस्थापन है, गति है, और बल आघूर्ण है, टॉर्क है। तो जहाँ टॉर्क, बल आएगा, बल का मतलब बल देखते होंगे आप कि हम कभी भी फोर्स को जब फिजिक्स में डिनोट करते हैं तो उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ये एरो क्या डिनोट कर रहा है, ये एरो बता रहा है कि इसमें डायरेक्शन है। ठीक है, तो बल आघूर्ण क्या है, इसमें डायरेक्शन है। विस्थापन क्या होता है, ठीक है, 2 शब्द यूज करते हैं हम, एक डिस्टेंस, एक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक दूरी और एक दूसरा विस्थापन। तो दूरी क्या होता है कि हम यहाँ से अगर यहाँ चले तो हम मान लीजिए इधर से कैसे भी घूम के चले, तो जो ये टोटल दूरी हमने तय किया, टोटल जो हमारा ये रहा, ये होगा दूरी। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम इसको अगर यहाँ डायरेक्ट मिला दें, और ये जो दूरी होगा ये होगा हमारा विस्थापन। ठीक है, ये होगा विस्थापन। तो अब देखिए ये जब हम यहाँ से यहाँ मिला रहे हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, तो ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर हम इधर से भी इधर शो करें तो ये डायरेक्शन शो करेगा। तो मतलब क्या, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है इसके पास भी डायरेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद वेग, वेलोसिटी क्या है, इसके पास भी डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन नहीं होता है तो किसके पास, गति, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गति, स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। ठीक है, देखिए
ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है। पृथ्वी क्या होता है, अपने दूरी पे जैसे हम मानते हैं ना कि ये थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है। अगर यहाँ माने तो इसको क्या मानते हैं कि इस तरह से है 23.1/2 डिग्री से ये क्या है, टिल्ट है, ठीक है। अब ये क्या है, रोटेट कर रहा है। तो जब रोटेट कर रहा है ना, तो एक चीज आप लोग जानते होंगे कि पोल पे जो है जी का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और इक्वेटर पे जो है वो जी का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम होता है। इसको याद रखेंगे। इक्वेटर पे, इक्वेटर मतलब जो विषुवत रेखा है उस पे क्या होता है, जी का वैल्यू मिनिमम होता है। और पोल पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल कहीं बात करें तो यहाँ पे जी का वैल्यू जो होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब अगर हम वस्तु को यहाँ से ऊपर की ओर ले जाएं और यहाँ से नीचे की ओर ले जाएं तो जी का वैल्यू दोनों कंडीशन में क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। सेम कंडीशन होता है क्या कि जैसे वस्तु और इसके बीच में, तो एक चीज आप लोग जानते होंगे, ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि k m1m2/r²। यहाँ r क्या है, दूरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि वस्तु मान लीजिए पृथ्वी के सतह पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये r जो पृथ्वी का जो रेडियस होगा वही वस्तु और इसके बीच की दूरी होगी, ठीक है। तो ये दूरी जब हम ये क्या करते हैं ना कि रोटेशन को बढ़ाते हैं तो ये फोर्स कमता है और वो बाहर की ओर, तो इससे क्या होगा कि जो घूर्णन करने से इसका वजन क्या होगा कि घटेगा, ठीक है। ये इसका वजन घट जाएगा, ठीक है। इसको समझ गए, इसको ये सब पॉइंट्स को याद रखेंगे। जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है इक्वेटर पे, ठीक है। और अगर हम अंदर की ओर आए या बाहर की ओर तो जी का वैल्यू घटेगा, और अगर हम सेंटर पे आ जाए तो जी का वैल्यू शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? देखिए एक्चुअली में गैलीलियो का नाम यहाँ पे आता है, और गैलीलियो जो है ना बेसिकली ग्रेविटेशन से रिलेटेड, जैसे जो सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, ब्रह्मांड का जो बॉडी है ना उसके आकर्षण की बात किया है ये लोग, ठीक है। तो उसी में गैलीलियो जो है उसके गति की बात की है, तो यहीं से उन्होंने डिफाइन किया था और सर्वप्रथम इन्होंने डिफाइन किया था, तो इसलिए इनको कंसीडर किया जाता है गैलीलियो को कि सर्वप्रथम उन्होंने, ठीक है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो गैलीलियो ने परिभाषित किया, ठीक है। ये बिल्कुल जीके टाइप क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको डेप्थ का क्वेश्चन है, लाइक आपको चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ ये सब जानना होगा तो उसमें, ठीक है। तो उसी क्रम में क्या है कि इसको कहते हैं एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि जब ये सारा कंडीशन सेम हो, एक जैसा हो, ठीक है, तो एक एटम अगर हम लेते हैं तो उसमें जितना भी अणु होगा वो दूसरा एटम भी अगर हम लेंगे तो उसमें भी अणुओं की संख्या बराबर होगी। और ये नियम किसने दिया है, तो एवोगाड्रो का नियम है, एवोगाड्रो साहब ने दिया था, इसलिए उनके नाम पे ये नियम है। तो इसको याद रखेंगे कि समान ताप और दाब की बात की जाए तो फिर अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी, और ये नियम जो है एवोगाड्रो का नियम है, इसके अनुसार ये कहा बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अपेक्षिकता का सिद्धांत क्या है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। सब लोग जानते हैं E बराबर mc स्क्वायर का कंसेप्ट जो है ना, तो वो किसने दिया है, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है। बिल्कुल इनको याद रखना है, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है, नोबेल प्राइज। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपेक्षिकता के सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है, इनको दिया गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहने का मतलब क्या है कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो सिद्धांत है इनके द्वारा दिया गया है, और उसके बेसिस पे इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि नोबेल प्राइज कभी भी पूछा जाता है क्वेश्चन
कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला है, किस क्षेत्र के लिए मिला है, और पहला ऑप्शन आपके पास यही रहेगा, अपेक्षिकता का सिद्धांत। उसको पहले ही आप काट देंगे एकदम, ये किसी भी सूरत में सही नहीं होगा। फिर आप दूसरे क्वेश्चन पे सोचेंगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस रहा था, कुछ लोगों का कहना था सीवियक इफेक्ट होता है, और ये यूपीएससी ने इसको थॉमसन इफेक्ट माना है, और सही भी होगा थॉमसन इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक संवाहक, ये जो है एक लिख देने से क्या हो गया कि ये बिल्कुल किसी एक ही मेटल की बात कर रहा है, या तो एक ही मेटेलिक एलिमेंट जो है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई और टेम्परेचर हो, या तो यहाँ 40 डिग्री सी हो और यहाँ पे मान लीजिए 20 डिग्री सी हो, तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होगा इसके कारण से जो है ना एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। और यही पोटेंशियल डिफरेंस जो है फिर क्या होता है कि इसको कंपनसेट करने के लिए आप जानते होंगे हीट का, एनर्जी का ये रूल है कि अगर डिफरेंसेस क्रिएट होगा तो एक तरफ से दूसरी तरफ कंपनसेट करें। तो ये जो प्रभाव है, ये जो इफेक्ट है, इसको कहा जाता है थॉमसन इफेक्ट। और सीवियक इफेक्ट में क्या है कि एक से अधिक मेटल्स का हम कंपैरिजन करते हैं, बस यही अंतर है। बाकी दोनों जो स्टेटमेंट है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल एक जैसा ही होता है, बट सीवियक इफेक्ट में क्या है कि हम कंपैरिजन करते हैं अलग अलग मेटलिक प्रोडक्ट के द्वारा, कि इसमें इस तरह से डिफरेंस है और इसमें इस तरह से है, तो उसका, तो जब इस तरह का हम कंसेप्ट अगर करते हैं तो फिर वो सीवियक इफेक्ट आएगा। और जनरल अगर एक वायर की बात करें, एक मेटलिक का, तो उसमें थॉमसन इफेक्ट आएगा। तो ये हमने अभी तक आप देखा 30 क्वेश्चन का सीरीज, जो 67th री एग्जाम में आया था, है ना, जो 30 सितंबर को हुआ था। फिर हम जस्ट इसके बाद 67th का, 66th का, ये सारा कुछ हम करेंगे। अब जल्दी आप लोग बस इसको तेजी से अपना भास्कर आईएएस चैनल पे हम लोग इसको अपलोड करते हैं, और उसके द्वारा भास्कर आईएएस चैनल के द्वारा आप इसको तेजी से देख करके रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।